अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोगों की जो फ़र्म की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। स्टार्ट हो गई ये सब की? यस। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, खूब मेहनत करने की, खूब लर्निंग करने की, स्किल्स डेवलप करने की अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे। अच्छा, तो बेटा द गुड थिंग इज़ दैट कैफ इज़ ओवर, बट द रियल चैलेंज इज़ दैट CA फाइनल इज़ नाउ ऑन। ठीक है, सो दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट CA फाइनल। तो आखिरकार पूरे कैफ में जिस CA फाइनल से हम आप लोगों को डराते आए, धमकियां देते आए कि कैफ ये है और CA फाइनल ये है, कैफ ये है और CA फाइनल मल्टीप्लाई बाय 10 है और मल्टीप्लाई बाय 5 है। सो इवेंचुअली यू आर नाउ ऑफिशियली इन CA फाइनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। ठीक है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज़ हियर इन CA फाइनल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने माशाल्लाह मेहनत की, कैफ में अच्छे से पढ़ाई की, कोशिश की, पेपर निकाले और माशाल्लाह सारे के सारे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप लोगों ने, हम गवाह हैं इस बात के दैट यू पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हैज़ ब्लेस्ड यू विद द सक्सेस। CA फाइनल आप जिससे भी बात करेंगे, मैं भी, सर भी, सब बात करेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, तो क्या चीज़ मुश्किल नहीं है? क्या चीज़ मुश्किल नहीं है? हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल बना दी अल्लाह पाक ने। क्यों? क्योंकि इंसान के पास अल्लाह पाक ने ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर दी कि जो हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। हाँ, क्या ख्याल है? शेर को भी इंसान ने काबू कर लिया, जंगल का तो बादशाह बना फिरता है शेर, लेकिन जब इंसान उसके सामने आता है तो इंसान उसको सर्कस में नचा देता है। क्या ख्याल है? कितना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान के बस में कर दिया। तो फिर ये क्या चीज़ है? जब अल्लाह पाक ने हमारे लिए पीछे भी सारी चीज़ें आसान कर दी, तो जब हम अल्लाह से मांग के चलेंगे, आफ़ियत मांगेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी सिंसेरिटी के साथ अपना 100% देंगे, तो फिर ये मुश्किल भी मुश्किल नहीं रही है हमारे लिए। द थिंग इज़ दैट वी शुड प्लान ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। और हमने प्लानिंग कैसे करनी है? हमने प्लानिंग लेनी है मुशावरत के साथ। किससे? आपके टीचर्स, those who have been teaching these subjects for years, you have to take their guidance as you have been taken in throughout your CAF. ऐसे सीनियर्स आपकी फर्म में जो माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, ठीक है, जो फेलियर्स हैं उनसे भी सबक सीखना है और उस हिसाब से आपने अपनी जर्नी को, लर्निंग जर्नी को, आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी को उस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी बात मैं बस फर्म लाइफ पे करूँगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। सो यू पीपल नाउ ऑफिशियली इन फर्म्स, इन गुड फर्म्स, एवरी फर्म इज़ अ गुड फर्म। ठीक है, सारी फर्म्स अच्छी फर्म्स हैं और अगर आप अच्छे हैं तो आप उस फर्म को अच्छा बना देंगे। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेनी, हम इस फर्म में, वो तो पता नहीं कौन सी फर्म में, वो तो बिग 4 में चला गया और मैं बिग 4 में नहीं गया। सबसे पहले आज इस चीज़ को निकाल दो और हर उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो जो आपके दिल और दिमाग में नाशुक्री को पैदा करती है। क्योंकि जब आपके दिल और दिमाग में नाशुक्री आएगी ना, तो अल्लाह की नेमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब जब आप अपने दिल और दिमाग में शुक्रगुजारी लेकर आओगे तो अल्लाह पाक की नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा लो दैट वेयरएवर यू आर इन द बेस्ट प्लेस। और ये जगह आपके लिए तायुन किसने की है? अल्लाह पाक ने। और अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अल्लाह पाक ने जो जगह आपके लिए डिटरमिन करी है वो आपके लिए बेस्ट है। सो बी वेरी हैप्पी, बी वेरी वेरी हैप्पी वेयर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अल्लाह। आप देखेंगे इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। अब फर्म में जाकर आपने करना क्या है? फर्म में जाकर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल करना है, मैक्सिमम लर्निंग करनी है, पढ़ाई साथ साथ चलेगी। ठीक है, लेकिन आपने दोनों को बैलेंस करके चलना है।
मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा, पेपर 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 की टेंशन ले रहे हैं, सीख भी नहीं रहे, काम भी नहीं कर रहे, लेट शेडिंग हो रही है तो परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी अ ट्रस्टेड रिसोर्स फॉर योर फर्म। मैं जब फर्म में था मैं ये सोचता था मेरे पास यही 3.5 साल है सीखने के लिए। सबसे प्रायोरिटी के ऊपर मैंने अपने असाइनमेंट्स को रखता था, अपनी कमिटमेंट्स को रखता था। चाहिए क्लासेस मिस कभी नहीं करता था। हाँ, दिस वन थिंग जो आपको मैं कैफ में भी हमेशा कहता था कि मैं क्लास लेने जाता था, अपने सीनियर को कहता था मैं क्लास लेकर वापस आ जाऊँगा। क्लास लेकर 6 से 9 अगर क्लास होती थी, 9 बजे वापस जाता था, फिर 2 बजे तक बैठते थे, 2 बजे तक बस मैं रिक्वेस्ट ये करता था मुझे आप प्लीज़ क्लास के लिए टाइम दे दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब और आसानी हो गई है। अब आसानी हो गई है, ये ब्लेसिंग है या ब्लेसिंग नहीं है, ये तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए ऑनलाइन। अब तो देखो लेक्चर्स भी ऑनलाइन होते हैं। आपको 1 घंटा, मुझे 1 घंटा आने में लगता था क्लास लेने के लिए शाम में ट्रैफिक में। अब ट्रैफिक में ना बाइक ना गाड़ी, तो आए चंडीगढ़ रोड से पहले बस स्टॉप के ऊपर इंतज़ार किया, बस में बैठे और शाम के वक्त फुल रश पैक, बैठने की जगह भी नहीं मिल रही बस में। 1 घंटा बस लेगी यहाँ आने में, नर्सरी आने पे, फिर यहाँ पे क्लास होगी, तो कम से कम 1 घंटा आने में, क्लास लेने में, और उसके बाद फिर अगर तो जॉब इंचार्ज ने वापस बुला लिया तो फिर वापस जाने में। तो अब ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप क्लाइंट पर हैं, अभी डेटा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ज़रा फ्री पीरियड है, ये सबको पता होता है कब काम कम है कब काम ज़्यादा है। ठीक है, और आप ही अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ही के हाथ में आपका वक्त है। अब या तो आप उस फारिग वक्त को सेलफोन में बर्बाद कर दो, फेसबुक खोलो एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी, यूट्यूब खोलो एक के बाद एक रील आती रहेगी, 2 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। या तो ये कर लो, या आप उस 1 घंटे को 2 घंटे को फ्रूटफुल बना लो, बेनिफिशियल बना लो, और अपने टीचर के लेक्चर देखना शुरू कर दो, मोबाइल पर देखना शुरू कर दो। यार आपको ऐसा लगता है मैं लैपटॉप पे देखूंगा, 4 लोग देखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वैसे ही कुछ करता रहा हूँ, कोई नहीं कुछ नहीं बोलता, ठीक है मोबाइल पे लेक्चर लगा लो यार। मतलब ये तो आपके अपने हाथ में है दैट हाउ यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ योर टाइम, हाउ यू कैन यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ योर टाइम। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई ये नहीं बोल सकता मैं तो इतना मसरूफ़ हूँ मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सबको कहीं ना कहीं कभी ना कहीं पढ़ने का टाइम मिलता है। शाम में मिलेगा, वीकेंड पे मिलेगा, सुबह मिलेगा, फजर के बाद से मिलेगा। बट ठीक है, आप 9 बजे क्लाइंट पर जा रहे हो, उसके बाद थकार के 7 बजे आ रहे हो, सुबह फजर हो रही है 5:15 बजे, यार फजर के बाद आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, पढ़ लो। देखो टाइम तो निकलता है। अब वो आपको शैतान दिखाता है कि कोई टाइम ही नहीं है। मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखो, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 4-3 घंटे, मैंने ऐसे ही बोले थोड़ा सा ज़रा इज्जत रखने के लिए, वरना हमें और आपको सबको पता है कितना कितना मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है। ठीक है, 10-10 घंटे होता है लोगों का, और पता भी नहीं चलता। सो डोंट किल योर टाइम प्लीज़। ये 3.5 साल जिसने अपने दे दिए इस प्रोफेशन को, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी सुकून से बैठकर खाओगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। देख लेना, पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में आज कंपनीज को सीएज हायर करने हैं, उनको सीएज मिल नहीं रहे बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड सच अ हाई पैकेज विच इंटरनेशनल कंपनीज आर गिविंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो घर से बैठकर रिमोट दूसरी कंट्रीज के लिए ऐसा रिमोट सीएफओ काम कर रहे हैं, और उनको उतने पैसे मिल रहे हैं जो यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब के उनको मिल ही नहीं सकते। यकीन करो, यहाँ से बैठ के घर से बैठ के काम कर रहे हैं। मेरा कज़न और कितने लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। यार देखो यार, घर से बैठ के दे आर ओन बॉस। वो अलग बात है, बेगम भी साथ में है, ठीक है ना, दोनों बॉस हो जाते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि इतनी आसानी है यार, इतनी आसानी है। पहले हम ये सोचते थे कि यार ख़वातीन, मैं एक मिथ थी ना कि यार ख़वातीन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ख़वातीन नहीं कर सकती, वो कैसे जॉब करेंगी, उन्होंने तो घर संभालना है। आज ख़वातीन घर से बैठ के रिमोट असाइनमेंट्स कर रही हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। अब बाहर जाके काम करो, घर से बैठकर बाहर का काम करो, अब तो बाउंड्रीज ख़त्म हो गई ना यार। सिर्फ ये 3.5 साल देने हैं आपने बस। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपके सुकून होगा।
अर्निंग लेवल, जहाँ एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न, भाई जिंदगी के बाकी शोबे तो आपको खुद ही संभालने हैं यार, लेकिन एज फार एज योर अर्निंग्स आर कंसर्न, आज ये दिल से नियत कर लो, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं हलाल की कमाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी मेहनत से दियानतदारी से कमाऊंगा, अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करूंगा कि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, हराम का लुक़मा भी मेरे पेट में ना जाए, और मैं अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। आज आपकी ये पढ़ाई और ये मेहनत इंशाल्लाह आपके लिए इबादत बन जाएगी इंशाल्लाह, इस पर अल्लाह अजर देंगे आपको, इस मेहनत पर आपको आज से अजर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कमाई ऑटोमेटिकली शुरू हो गई ना, अनलिमिटेड कमाई। उसके बाद फिर जब व्हेन यू विल बी इंशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फर्म्स में आप लोग खुद देखते हैं कि कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बोलता नहीं है कि सर हमें बेरोजगार नज़र आ रहा है, उसको नज़र ही नहीं आता। आप तो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सारे ज़्यादातर, ठीक है, नज़र ही नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ के भी आप, यहाँ बैठ के दो प्रोफेशंस ऐसे हैं जो यहाँ बैठ के रिमोटली काम कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग ह्यूज, एक ये अकाउंटेंट्स और एक IT प्रोफेशनल्स। यकीन करो आप, IT प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, बहुत स्कोप है। जो बोलता है ना स्कोप नहीं है, AI आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, देखो ये अल्लाह की ज़मीन है और ये अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए पैदा की है। सारी बातें फजूल हैं, सारी बातें फजूल हैं। मैं कहता हूँ पहले आप देखो, जब हम छोटे थे ना, रोडों पे काली पीली टैक्सियाँ नज़र आती थी, नहीं आती थी, अब ख़त्म हो गई सारी। अब कोई कह सकता है कैसी बेरोज़गारी हो गई यार, काली टेक्नोलॉजी ने तो काली पीली टैक्सियाँ ख़त्म कर दी। ओ भाई अब तो उबर आ गया, करीम आ गया, फूड पांडा आ गया, ये ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू कितनी रोज़गार आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो देखो ये दुनिया ना अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की, और इंसान के आने से पहले अल्लाह ने उसको उनका रिस्क भेज दिया है। तो अब अगर आप ये छोटी सोच लेके हो ना बैठे हुए कि अब तो यही आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब तो रोबोट्स हुकूमत करेंगे, ऐसी ऐसी वीडियोस देख रहे हो, फजूल में टेंशन में जा रहे हो। कितने बच्चे मैसेज करते हैं, अरे हम परेशान हो रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है, हम क्या करेंगे, हम CA करके क्या करेंगे। बोला भाई तू पहले CA कर ले, फिर सोचेंगे क्या करेंगे, फिर तुझे ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा क्या करेंगे, तो इतना कमा रहा होगा इंशाल्लाह। बात समझ आ रही? ऐसी फजूल चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन करो ये AI आपको इतना इनेबल कर रही है, इतना हेल्प कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। हाँ अगर आपने ये स्किल नहीं सीखी, अब देखो ना जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स में कितनी चेंजेस आ जाती हैं। अभी एक नया सब्जेक्ट आ गया है, सर बात भी करेंगे सस्टेनेबिलिटी का। विद दीज चेंजेस भाई हमारे लिए नए नए काम भी तो निकलता रहता है ना, क्या ख्याल है अकाउंटेंट्स के लिए, कितनी चीज़ें ऐड होती रहती हैं ना। तो बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, चेंजेस आएंगी, अब हो सकता है कि कल को यूज़ ऑफ रोबोटिक्स के ऊपर भी ऑडिट हो रहा हो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, बताओ यार, हो सकता है, हमें क्या पता लगे एक और ही शाख खुल गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भाई। अब एंटिटी AI का यूज़ कर रही है, एथिकल है अनएथिकल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, बताओ यार। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी यूरोपियन यूनियन में ये डिस्कशन हुई है और ऑडिट फर्म्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन जो आ रही है इस पे अश्योरेंस कौन देगा हमें, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन दिस, क्योंकि सो मेनी फेक न्यूज़ एंड ऑल एंड एवरीथिंग, यू नो। इस पे डिस्कशन हुई है अभी, इस पे at IFAC we invited some people, they said can accounting profession help us। अच्छा हमारे अपने fears हैं, how can we मतलब डेटा की assurance, algorithms क्या पीछे रन हो रहे हैं, who is manipulating what social media data and giants, you know, now this discussion is going on। तो एक बहुत बड़ी एक बहस है कि should accountants venture into this, it's a huge opportunity with all its risk and all। ये तो unlimited यार, go ahead। तो देखो अपॉर्चुनिटीज खुलते ही चली जाएंगी। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द डे, यू शुड गिव योर बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग। आज बेहतर कर लो अपना, कल क्या हो जाएगा, पास होगा फेल होगा। आप यकीन करो, आप लोग जब कैफ में थे, आप ऐसी ऐसी बातें करते थे ना, सर कौन सी फर्म में होगा, कौन सी फर्म में नहीं होगा, हमें परेशानी होती है। मैं बोलता हूँ भाई आज आप बेस्ट पढ़ के पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लो, ये आपके हाथ में है, आगे कुछ आपके हाथ में है ही नहीं। जो आपके हाथ में है ना वो आप 100% कर लो। अनकंट्रोलिंग फैक्टर्स जो आपके हाथ में ही नहीं, उसकी टेंशन ही नहीं लो। जब आप उसकी टेंशन नहीं लोगे तो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। पीस ऑफ माइंड के साथ आज पढ़ाई कर लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाओगे। जो फजूल बातें सोचता रहेगा वो उन चक्करों के अंदर अपनी आधी एनर्जी और आधे सेंसेस को वेस्ट कर देगा और पास होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव सोचो
और ज़रूर बे ज़रूर आप सारे सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लोगे इंशाल्लाह। और अगर आपकी पूरी सीए जर्नी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट सब्जेक्ट पास नहीं भी हुआ था तो सीए फाइनल में ये बता दूं मैं आपको, दिस इज़ कॉमन थिंग। ये बात समझ लो। आप बहुत भी अच्छा पढ़ोगे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक ने आपको उस चीज़ में चैंपियन करना होगा, हो सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा ऑडिट रुका था 3 दफ़ा, आज मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। तो मैंने दिखा दिया कि वो मेरी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई जी। आप बात समझ रहे हैं। आज मैं उससे अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। तो आपको नहीं पता होता कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ये अल्लाह को पता होता है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी ना आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने अच्छे लोगों से गाइडेंस लेनी है और अपने टीचर्स से गाइडेंस लेनी है, मेंटोर्स से गाइडेंस लेनी है। पॉजिटिव लोगों के पास जाना है, नेगेटिव लोगों के पास आपने नहीं जाना। हैविंग सेड दैट, कुछ बात अब सर हसन जरा सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको ब्रीफ करेंगे कि आई कैप की स्कीम में देखो चेंजेस हुई हैं, न्यू एजुकेशन स्कीम आ गई है। ट्रांजिशन के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले क्या था अब क्या हो गया। भाई पहले जो भी था तुम्हारे लिए थोड़ी था यार, अब जो तुम्हारे लिए तुम उसको सोचना यार, खत्म। आप लोगों के लिए तो नई स्कीम में एप्लीकेबल है, मिसाल ले रहा हूँ मैं। सो यू पीपल शुड बी कंसर्न विद द न्यू स्कीम। तो जो न्यू स्कीम के पैरामीटर्स हैं वो सर हसन आपको गाइड भी करेंगे, जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो गाइड करेंगे, फिर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सर के जो सब्जेक्ट्स हैं सर इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो जो आपकी क्यूरीज हों, जो चीज़ें हों, आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर मुनीर ने माशाल्लाह बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड कर दिया फर्म के इसके हवाले से, और बिल्कुल सही कहा कि देखें पॉइंट इज़ दैट कि हम लोग जब उसमें भी थे ना तो एक होता था कि यार आगे जाके हमारे टाइम पे भी चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या होगा कैसे होगा, उस टाइम से हम सुन रहे थे ये बातें कि आगे जाके सीए का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख रहे हैं कि यार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं सीए फाइनलिस्ट काफ़ी ऐसे मैं जानता हूं जो घरों से बैठ करके समझो बाहर का काम कर रहे हैं, और मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर होगा भी यही कि पाकिस्तान वुड भी, मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से देखें दुनिया भर में जितने भी अकाउंटेंट्स हम बाहर भी जाते ना, तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो अकाउंटिंग में और रिपोर्टिंग में दुनिया मानती है कि जो पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स की स्किल्स होती है ना वो किसी और की नहीं है। तो इसलिए दुनिया की इंक्लिनेशन इस तरफ होती है कि यार पाकिस्तान से जो है ना ये हमारा माइंड बना हुआ है, सही है ना, कि दुनिया का भी और हमारा भी। यार तो इस वक्त हम देख भी रहे हैं माशाल्लाह इतनी फर्म्स खुल रही हैं जो बाहर का काम बच्चों को दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था, इस पर ज़रा और भी रोशनी डालूं। बहुत बड़े बड़े नाम है साहब के, कॉन्टोर हो गया, ये सब हो गया, जो कि बाहर ये बेसिकली इनका काम क्या है कि बाहर दुनिया भर में कनाडा में यूएस में सॉफ्टवेयर हाउसेज एक्वायर करते जाते हैं, अपना एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। अब इनको यहाँ पर चाहिए होते हैं अकाउंटेंट। अब इन्होंने पाकिस्तान में अपने बैक ऑफिसेस खोले हुए। पहले ये होता था कि यार ये ग्रेजुएट्स वगैरह को उठा रहे होते थे, सही है, और सीएज इस तरफ इतना नहीं जा रहे होते थे। लेकिन अब मार्केट ऐसी चेंज हुई है कि सीएज इस तरफ जा रहे हैं। एंड आई नो ऐसे लोग फ्रेश क्वालिफाइड सीए यहाँ पर हायर होते हैं और 4-4 लाख 4.5 लाख की इनको जो पैकेजेस मिल रहे हैं। सर फ्रेश क्वालिफाइड सीए मतलब उसके पास क्या है यार, कैफ पढ़ाए, फिर उसने जो है ना 3.5 साल, जितनी देर में एक यूनिवर्सिटी वाला बच्चा सिर्फ ग्रेजुएट करता है विदाउट एक्सपीरियंस, वो यहाँ पर हायर हो रहा है 4-4.5 लाख में माशाल्लाह। और इसी वजह से अब मैं बोलूँ हो क्या रहा है, ये सर मुनीर ने कहा कि इसको ज़रा ये भी समझें। जैसे सर ने कहा ना कि आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बेरोजगार नहीं मिलेगा, मैं शायद मिल भी जाए लेकिन वो अपनी वजह से होगा। वजह क्या होती है, उनका ये दिमाग अभी भी बहुत सारे लोगों का बना हुआ है कि यार मुझे ना फर्म नहीं छोड़नी, बिग फोर नहीं छोड़नी। अब बिग फोर की एक कैपेसिटी है ना, इतने लोग हैं, बिग फोर हर एक को रिटेन नहीं कर पाएगी। तो बिग फोर की एक कैपेसिटी है वो रिटेन कर नहीं पा रही है। बाकी आप जाए तो इंडस्ट्री में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं सीएस की, सर खलील से, सर मुनीर से, हमसे लोग मांग रहे होते हैं कि यार आप क्वालिफाइड सीए जो इंडस्ट्री में आने के लिए रेडी हो ना उसकी सीवी दें, और बच्चे अवेलेबल नहीं होते। तो इसीलिए इसे नहीं घबराएं, रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो लाजमी मिलेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। चलें अब एक और चीज़ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का माशाल्लाह फर्म में किसी का नहीं भी हुआ, तो एक चीज़ जो कि नई स्कीम पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस नई स्कीम में एक चीज़ जो है ना देखा जाए ना तो चेंज भी हुई, और वो चेंज हुई कि आपके आर्टिकलशिप के राउट्स चेंज हुए।
एक जो राउट है जो अभी हम सब लेते हैं और आप भी शायद मेजोरिटी वही ले रहे हैं, जो नॉर्मल है 3.5 साल की आर्टिकलशिप करें, पेपर निकालें। आईकेप ने 2 और जो है रूट्स दिए हमें इसके ऊपर। वो क्या रूट्स दिए आईकेप ने? कहा यार एक है कि आप फर्म में जाएं, और फर्म को ऐसे बच्चे बड़े पसंद होते हैं, मैं खुद माशाल्लाह फर्म का पार्टनर हूँ तो इस बात से कह सकता हूँ, सर मुनीर भी कहेंगे कि यार जो छुट्टियाँ ज़्यादा ना लें। तो बोला यार आप फर्म में जाएं और आप बोले यार पेपर में दूंगा ही नहीं, और आप 2.5 साल 30 मंथ्स की आर्टिकल्स करें, 2.5 साल की, एंड नो पेपर लीव्स। आप कोई पेपर लीव जो थोड़ी बहुत कैजुअल वगैरह होती है ना कि बीमारी शमारी होगी वो होगा, आप कोई पेपर नहीं दे सकते, आईकेप आपको देने ही नहीं देगा। तो ये एक नई स्कीम क्या अच्छा, ये भी उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि यार जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, वो कहते हैं कि यार हमें आर्टिकलशिप ख़त्म करके जॉब कर लेनी है, फिर पेपर तो हम बाद में। तो एक ये निकाल दिया कि चलें यार। दूसरा जो आईकेप ने एक दिया है कि यार आप को लगता है कि यार आपकी फर्म में जाके पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो आप एक काम करें कि आप पहले पेपर निकालें और आप फर्म ज्वाइन कर लें अर्लियर ऑफ। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूट है, अर्लियर ऑफ पासिंग 4 papers of CFEP और passing 2 years from CAF qualification। बोला आपने कहा यार पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़े टाइम बाद फर्म ज्वाइन कर लूँगा। अब आप घर बैठे और इन दोनों में से जो भी काम अर्लियर हो जाएगा ना, तब तक आपको फिर रजिस्टर हो जाना है। आपने 4 पेपर पास कर लिया, अब आपको आके बोलेगा 5वां नहीं दे सकते, फॉर्म ज्वाइन करो पहले। सेम गोज कि यार आपने घर पे बैठ के आपका पेपर निकालूंगा, अनफॉर्चुनेटली किसी के नहीं निकले, तो अब 2 साल गुजर गए, तब भी आके बोलेगा कि अब आपको फॉर्म ज्वाइन करनी है। ये भी एक रूट निकाल दिया। और तीसरा तो है ना, वो तो आपको बताइए नॉर्मल रूट जिसको ज़्यादातर बच्चे जो है फॉलो कर रहे हैं अभी भी, है ना। और यूजुअली मुझे नहीं पता कि फर्म्स क्या ऑप्शन अभी देंगी, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो बच्चे इसी को ऑप्ट करेंगे, लेकिन स्टिल ये 2 ऑप्शन भी आईकेप ने दी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में पेपर्स की बात करते हैं तो न्यू स्कीम में सबसे पहले हमेशा CFEP 1 अकाउंटिंग का पर्चा ये FAFR होता था, अब उसको कर दिया है ACR, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सिलेबस की इससे क्या चेंजेस हैं, सिलेबस के बारे में बताऊं तो सिलेबस मोर और लेस सेम है। थोड़ा बहुत लगता था हमें कि इत्तेफाक से जो सिलेबस की कमेटी बनी थी उसका भी मैं हिस्सा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका लगता था कि हमें रिलेटेड पार्टी वगैरह कुछ ऐसे छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं जो इतने इन डेप्थ नहीं हुए, तो उनको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दिया गया। बाकी सिलेबस सेम है, लेकिन एक बड़ा स्मार्ट काम किया है, ग्रिड होती है हमारे पास। FAFR का सबसे बड़ा मसला ये था कि ग्रिड ऐसी बनी हुई थी कि 2 टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन, वो पेपर का 45 से 50 नंबर का पेपर बना देते थे। अब उसने ऐसा नहीं किया है, अब उसने ग्रिड्स को मर्ज किया है, तो थोड़ी सी ग्रिड चेंज हुई है एक। और दूसरा उसने रेशोज़ के ऊपर भी, वैसे तो खैर रेशोज़ इनडायरेक्टली तो सिलेबस का पार्ट थे ही, वो जो होता है ना कि नीचे वाले, अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसने इस दफ़ा हाईलाइट किया है। तो बेसिकली ये चेंजेस हैं, वरना ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं। हाँ ग्रेड के हिसाब से चेंज है, बाकी अब जितने भी पेपर हैं आपके वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। आईकेप उसके ऊपर काम कर रहा है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते से सैटरडे से इसकी लाइव वीकली क्लासेस शुरू करेंगे, मतलब फिज़िकल भी जो बच्चे आना चाहें। तो उसमें होगा ये कि हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल या उसी में सॉफ्टवेयर में आईकेप की। वजह ये है इस वक्त भी मेरे पास आफ्टर पेपर बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आई, फिर मैंने आईकेप में भी इसके चीज़ को उठाया हुआ है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर जाहिर से पता नया नहीं आता है तो इश्यूज़ होते हैं। कभी जो है आपका कॉपी पेस्टिंग में मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन पेपर अब आईकेप इस बात पे क्लियर है कि आपके ऑनलाइन ही लेगा, सही है ना। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिससे आपको अपना लैपटॉप लेके जाना है। दूसरा पेपर वही जो पहले होता था CFEP 2, वो है कॉर्पोरेट लॉस। तीसरा पेपर लेकर आ गए हैं सस्टेनेबिलिटी। अब ये सस्टेनेबिलिटी दुनिया भर में जो है एक बज़ है। सर खलील इसके ऊपर और बात करेंगे। सर खलील माशाल्लाह IFAC के बोर्ड में रह चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर
अकाउंटेंट्स नहीं वो गुजारा कर सकते। और इसकी अश्योरेंस भी, सस्टेनेबिलिटी की भी, जैसे एक ऑडिट अश्योरेंस होती है, सस्टेनेबिलिटी की भी अश्योरेंस है, और इस वक्त वो अकाउंटेंट ही दे रहे हैं। सही है। तो ये जैसे सर ने कहा था ना, अभी नई फील्ड खुल रही है कि यार सस्टेनेबिलिटी की अश्योरेंसेस भी अकाउंटेंट ही दे रहे हैं। दुनिया में हो सकता है आगे जाकर चेंज हो जाए, पाकिस्तान में आके कि माशाल्लाह लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है कि चेंज नहीं होगा और अकाउंटेंट ही देते रहेंगे इसके ऊपर। सही है। फिर CFA4 के माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं, सर खलील पढ़ाते भी हैं। BFD, सही है, BFD का पेपर। और फिर हमारे पास टैक्सेशन है, और लास्ट पेपर जो है हमारे पास वो ऑडिट है। और एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर करूँगा कि जैसे सर मुनीर ने भी कहा ना कि CA फाइनल का देखें मुश्किल, अच्छा मुश्किल क्यों, इसके पीछे भी एक दो वजूहत है। मेरा मानना है आप लोग वही हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन IKEAP ने बस कोशिश की CFA फाइनल में सिलेबस इतना बड़ा है, एक तो सिलेबस नेचुरली बड़ा है, दूसरी बात अब तक कैफ में आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे। वही बात ना कि आपके टाइम पे आपका कंट्रोल था, बस क्लासेस के बाद तो सारा टाइम आपका है ना, अब ऐसा नहीं है। अब आप लोगों ने ऑफिस भी जाना है, ऑफिस में भी टाइमिंग अपनी मर्जी के नहीं होंगे, सही है ना, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। लेकिन वही बात, दो बातें, एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कहता हूँ फाइनल के बच्चों के लिए जो रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। अच्छा फर्म भी, मैं आपको बता दूँ फर्म्स भी इस पोजीशन में है कि वो आपको वीकडे में नहीं छोड़ती, 8 बजे से पहले 9 बजे से पहले तो सवाल ही नहीं होता, वो तो कहते हैं अब रिकॉर्डिंग ले लो। सही है। तो अब आप लोग जो भी है वीकेंड पे या देर रात को ऑनलाइन पढ़ेंगे, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा, पहली चीज़ है। दूसरी बात, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि यार यही बच्चे जो कैफ में होते हैं ना, और जब भी फाइनल में जाते हैं तो आपका लेवल माशाल्लाह से बहुत बढ़ जाता है। तो आपको खुद मतलब भले सिलेबस चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन आपको खुद लगेगा कि यार चीज़ें जो आपको कैफ में जो रेलिवेंट चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही थी ना, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर देख लिया। उसके बाद एक अल्लाह पाक दिमाग नेचुरली आपका जो है ना खोल देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये 6 पेपर। अच्छा, और ऑडिट का सर का माशाल्लाह 3 दफ़ा रुका है, मेरा 4 दफ़ा रुका है, चौथी अटैम्प्ट में निकला है, 3 दफ़ा रुके सर, चौथी अटैम्प्ट में CA फाइनल का ऑडिट। सही है। फिर इसके ऊपर पेपर कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे थोड़ी। तो सर ये है, इसके बाद एक आखिरी पेपर है, वो है आपकी केस स्टडी, और उसके लिए इनमें से 5 पेपर पास होना ज़रूरी है, फिर आप केस स्टडी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 5 पेपर 6 में से पास होंगे, इसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर केस स्टडी। ये जो पेपर है केस स्टडी का, इसका सिलेबस ओवरऑल सबको कहीं ना कहीं टच करेगा। सही है। और यूजुअली दुनिया भर के एग्जामिनेशंस में ऐसा एक होता है कि एक आखिरी पेपर है कि ये इसको आपको पास कर देना होगा। तो ये बेसिकली पेपर के हवाले से है। थोड़ी सी बात FFR की करूँगा, वैसे तो इंशाल्लाह मैंने बता ही दिया है कि हम अगले सैटरडे से इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। कोशिश होगी कि दोपहर के टाइम पे क्लास रखें, ज़ोहर के बाद से असर तक की, ताकि उसमें इंशाल्लाह जो है सबके लिए आना भी पॉसिबल हो, जो मैक्सिमम लोग आना चाहते हैं, और चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करें। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन वही बात है कि 1 साल में ही FFR को पढ़ना चाहिए नेचुरली, क्योंकि सबसे लेंदी सिलेबस इसका। अगर हम बिल्कुल उसको समराइज़ भी करें ना, मतलब समराइज़ इन द सेंस के बिल्कुल वो नहीं कि चीज़ें, लेकिन एक एक चीज़ कवर करें ना, तो भी 200 घंटे सर इसके हमें लगे जाएंगे। 200 घंटे से कम का सिलेबस ये नहीं बनता। आपके जो कैफ के पेपर होते थे ना, कभी आप उनके आवर्स कैलकुलेट करें ना, तो 110 120 ऐसे बनते थे। तो यहाँ पर 200 घंटे बनते हैं। सही। तो 200 घंटे का सिलेबस है, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो बाकी सर भी बात करेंगे। अच्छा, अभी IKEAP ने एज सच ये नहीं बताया, क्योंकि जो स्कीम है वो अप्रूव होगी और उसके बाद फिर उसके 6 महीने बाद इफेक्टिव होगी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जून 2026 से जब आप में से मेजॉरिटी की फर्स्ट अटैम्प्ट होगी तब एप्लीकेबल होगी। अब कौन सा पेपर किस दिन होता है ना, ये भी IKEAP ने नहीं बताया। अच्छा, पास प्रैक्टिस भी अब इतनी रिलायबल नहीं रही, क्योंकि पास प्रैक्टिस को अगर हम देखें तो उसमें होता ये था कि FFR और MSA पिछले अटैम्प्ट में स्टार्ट उनसे होता था, MSA 1 से। पिछली दफ़ा FFR का पेपर IKEAP सबसे एंड में ले गया। सही। तो वो भी घुमा दिया। तो अब गैप के हवाले से क्या है कैसा है ये हम आपको गाइड नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि सर हमें
कौन से पेपर्स देने चाहिए पहली अटेम्प्ट में, और 3 दें, 4 दें, 2 दें, देखें आपके एपेटाइट के ऊपर है, और बहुत सारी चीज़ें आपको फर्म भी शुरू के 6-8 महीने में समझा देगी। सही है। इवन अगर आप 2-2 करके भी देते हैं ना, तो सर आपकी ये इंशाल्लाह 3 अटेम्प्ट एक चौथी अटेम्प्ट में निकाल करके आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे मैंने देखे जिन्होंने 2-2 करके पेपर निकाले, और ऐसे बच्चे भी देखें जिन्होंने माशाल्लाह 4-4 करके भी पेपर निकाले। हर बंदे का अल्लाह ने एक अलग नवाजा हुआ है। मेरी एडवाइस है कि अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो आपको FAFR जो कि अब ACR हो चुके हैं और BFD देना चाहिए। ये 2 पेपर, अच्छा वजह क्या है, मैं इसके पीछे सिर्फ 2 पेपर के पीछे लॉजिक क्या कहता हूँ। सर देखें CA फाइनल है, और CA फाइनल के अंदर ना पेपर निकालना थोड़ा सा हो जाता है, डिफरेंट वजूहात की वजह से मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं कहूँगा कि FAFR और BFD जो है ना, न्यूमेरिकल पेपर है, निकालने के लिहाज से आसान है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा पहली अटेम्प्ट में। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है। अब आ जाते हैं सर, अगर मुझे 3 देने हों पहली अटेम्प्ट में, सही है, तो 3 देने हों तो मैं कहूँगा चूज़ फ्रॉम टैक्सेशन और ऑडिट, कोई एक। सही है, टैक्सेशन या ऑडिट में से कोई एक आप चूज़ करें। ऑडिट के बारे में एक बात ये भी है कि सर मैंने यूजुअली देखा है कि क्योंकि ऑडिट का पेपर है ना, थोड़ा सा CA फाइनल लेवल पे है भी है, जब बच्चे के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर 1 साल में इतना नहीं आता, प्रैक्टिकल एक्सपोजर 1 साल में इतना, तो इस वजह से बच्चा ऑडिट में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है ना। तो अगर आप जाके फर्म में एक नॉर्मल सर्वे भी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर बच्चे जो है ना ऑडिट में फंसे हुए, ज़्यादातर बच्चे। सही है। लेकिन अगर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर, अगर अच्छा ऑडिट के अंदर FAFR की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ बच्चे इसलिए भी इसको प्रेफर करते हैं, तो आपने पहली अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से ये दो। और ये फिर आते हैं कि सर इस वक्त एक नया जो पेपर है सस्टेनेबिलिटी। अच्छा ये पेपर जो है ना, ये समझें कि इसका कोर्स कंटेंट अभी फ़िलहाल उसी के बराबर है आपका SPM जो होता था। कंटेंट की बात कर रहा हूँ ड्यूरेशन के हिसाब से, सही ना, लेकिन चीज़ें नहीं हैं। सही है। तो किसी को लगता है कि सर नहीं मैं, अच्छा सर नया जब कोई भी टॉपिक आता है ना, तो उसमें नहीं कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नया पेपर जो आता है, फ़ायदा उसके अंदर ये हो जाता है कि ICAP थोड़ा हाथ हल्का रखता है, ICAP थोड़ा हाथ, लेकिन नुकसान ये होता है कि ICAP लेवल का ना स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आपको स्टडी टेक्स्ट होगी, कोई पास पेपर्स के लिए रेफरेंस के तौर पे नहीं है, क्या है कैसे है, सही ना। तो ये है। तो सस्टेनेबिलिटी भी कोई चाहे तो पहली अटेम्प्ट में उठा सकते हैं। 4 पेपर देने हों तो फिर मेरी एडवाइस होगी कि FAFR BFD इन दोनों में से कोई एक, और फिर चौथा उठा लें आप सस्टेनेबिलिटी। कॉर्पोरेट लॉस पहली अटेम्प्ट में बच्चे उठाते हैं, कुछ बच्चे, मुझे ऐसा फील हुआ है, और मैंने बहुत कम इसका सक्सेस रेशो देखा है कॉर्पोरेट लॉस का पहली अटेम्प्ट में। बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अपनी माइंड मैपिंग उस हिसाब से करें कि कौन सा आपको 2 उठाने, 3 देखें। अभी कभी कभी ना जज्बात में हमारा दिल चाहता है हम 4 उठा लें, सही है। किसी बच्चे की आर्टिकल थोड़ी देर से रजिस्टर्ड होगी, उसको अगर मैं 1.5 साल में 4 उठा लूँ, लेकिन 4 उठाना जो है ना इतना आसान नहीं होता है। और माशाल्लाह मेरा जो है TA FAFR में भी, उसमें सती भी यहाँ पर बैठा हुआ है, सती ने माशाल्लाह भी अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी है। तो बेसिकली ये भी बोलेगा कि 4 जो है ना फाइनल के 4 संभालना एंड में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फाइनल के एंड में 4 संभालना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे इतना भरोसा है, तो कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप बिल्कुल करें। लेकिन 3 की कोशिश करें। अगर 3 उठाने तो ये 2 सेहत में दोनों में से कोई एक, अगर आपको लगता है कि सर ये दोनों भी मुश्किल लग रहे हैं, फिर आप इसको उठा लें। 4 उठाने तो फिर एक सस्टेनेबिलिटी, ये 3 तो लाजमी होंगे, और इन दोनों में से कोई एक उठाना है। तो ये पॉइंट था। क्या डेट्स होंगी अभी ICAP ने क्लियर नहीं किया है, तो ये बात हमने कर ली। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि पेपर सिलेक्शन करें, और फिर क्लासेस भी। अच्छा बच्चा कभी कभी ना क्लासेस भी शुरू से सबकी क्लियर कर देता है। मैं कहता हूँ ये ना करें। क्लासें मैक्सिमम आप 4 दे रहे हो, 3 दे रहे हो ना, शुरू के 6 महीने खाली 2 पेपर्स के लिए, शुरू के 6 महीने। अब आप 2 तो देखें, ये दोनों मेरे हिसाब से, तो अगर आप इन दोनों की क्लासेस शुरू करेंगे, सही है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और BFD की शुरू के 6 महीने, और फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपकी क्लासेस कितनी अच्छी जा रही हैं, आपने कितना कवर कर लिया है। क्योंकि फर्म में आपको बता दूं अभी सीज़न लगने वाला है, सही है।
जून 30 है, पाकिस्तान में 90% कंपनीज़ का जो ईयर एंड होता है वो 30 जून होता है। तो 30 जून जो ईयर एंड है ना, उसकी वजह से लेट सिटिंग्स भी होंगी और आपको लगेगा, और आपको अक्सर बच्चों की फीलिंग आती है खासतौर पर जो फर्म में और इवन जो इंडस्ट्री में भी ना, उनको भी पता है 30 जून अगर ईयर एंड होता है ना, तो कब जून ख़त्म होके अगस्त सितंबर आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता। सितंबर के बाद बच्चे, मुझे अक्सर बच्चे बोलते हैं सर लास्ट क्लासेस ली थी जून में, इसके बाद टाइम ही नहीं दिया फर्म ने, सितंबर में हमने पढ़ा है। सही है, जैसे अच्छा फिर वही बात सर मुनीर ने कहा कि हम तो फिर होता था कि यार फिजिकल क्लास है ना, रोना धोना मचा करके निकल जाते थे कि भाई पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे रोते धोते ना बोलते हैं बेटा सबको पता है कि तुम रिकॉर्डिंग ले रहे हो सारी चीज़ें, तो बेटा रात को दे देना, या 1-2 हफ्ते नहीं भी लो तो क्या है, बाद में कवर कर लेना। तो थोड़ा सा ये मसाइल हैं, उसके साथ मैनेज करें। तो ये था मेरी तरफ से। मैं चाहूँगा सर खलील हैं, सर ज़रा आप ओवरऑल मोटिवेशन भी दें, BFD के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बात करें। जी थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तो आपको मुबारक हो, जैसे आपको मुनीर साहब ने कहा कि अब आप फाइनल पे आ गए, हम बड़े हो गए हैं ना, ठीक है ना। कुछ होते हैं बड़े, कुछ होते हैं बहुत ही बड़े, तो अभी हम बड़े ही ठीक है, ठीक है। सो या वी आर इन CA फाइनल नाउ, वी आर अबाउट टू क्वालिफाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो गए और आधे इंशाल्लाह बन जाएंगे अनकरीब। तो देखें अब तो लाइफ काफ़ी आसान है वैसे, चलो ये कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन ठीक है मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ एट्रीब्यूट्स अपने अंदर आप डेवलप कर लें तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर, ठीक है। और वो एट्रीब्यूट्स 2-3 हैं जो कि या आई नो दैट अ लॉट ईजियर सेड देन डन, विच इज़ योर सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस, ठीक है ना। अब यही चीज़, एक ही चीज़ है जो ब्लेसिंग भी हो जाती है और एक ही चीज़ है जो कि ब्लेसिंग के बजाय एक आपके लिए इशू भी बन जाती है। सो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, ट्रस्ट मी, इफ़ इट इज़ यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन इट बिकम्स अ कर्स एज वेल इन दैट सेंस। फिज़िकल क्लासेस में जहाँ आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता था, सब कुछ था, लेकिन उसका फ़ायदा ये था कि आप क्लास में आ जाते थे, तो क्लास में तो हम आपको हिलने नहीं देते थे, मोबाइल बंद, सब चीज़ें बंद, यू नो, एंड वो 3 घंटे आप अटेंटिव बैठते थे, एक सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता था, एक टीचर से एक 1-to-1 एसोसिएशन भी हो जाती थी, एक गाइडेंस मेंटरिंग भी मिल जाती थी, समवन टू स्पीक टू, समवन टू डिस्कस योर इश्यूज़। ऑनलाइन में क्या है, अभी आपने लेक्चर शुरू किया, फिर आपने 1.5 की स्पीड कर दी, फिर आपने आगे कर दिया। अच्छा, जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सेइंग कि जी ये हैंड आउट आपको दे दिया, ठीक है ना, अब आप करें सॉल्व, मी टेक 15 मिनट्स। तो अभी कंपटीशन भी है, वो भी सॉल्व कर रहा है, वो भी कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू डू इट। ऑनलाइन में ये है कि आप वीडियो देखेंगे, हम कहेंगे जी पॉज करें वीडियो को, ये भी कहा जाएगा, खुद से अटैम्प्ट करें, एंड देन अब वो खुद से अटैम्प्ट तो आप करते नहीं है, देखते हैं अच्छा सर ने ठीक किया, आता है सर को, गुड गुड, हाँ, और आप आगे बढ़ जाते हैं, यू नो। सो अब ये एक डिसएडवांटेज है, यू नो। सो मेरी इसमें सजेशन और रिक्वेस्ट ये होगी, बिल्कुल ऐसे अटैम्प्ट करें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, तो अपना सेल फ़ोन, कोई घर में ख़तरनाक भाई बहन होता है ना, जो कि बिल्कुल भी आपके साथ जिसकी अनबन होती है, उसको मोबाइल दे दें और उसे कहें 3 घंटे बाद ही देना मुझे, ठीक है। तो उसको आपने दे दिया तो 3 घंटे, और 3 घंटे में कोई दिल नहीं टूटते, ठीक है। अगर आपके दिल में है तो कोई इशू नहीं है, दिल टूट जाते हैं अगर टूट भी जाए तो, ठीक है। तो ऐसे लेक्चर अटेंड करें, द वे assume that you are sitting in the class, and then trust me, I mean the great advantage है, एक चीज़ नहीं समझ में आई, वापस सर को वापस पीछे भेजते हैं, सर को दोबारा क्लास में लाते हैं, दोबारा से डिस्कस देख लेते हैं। यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स। पहले तो ये फिक्र होती थी ना, क्लास मिस हो गई तो हम कहते थे भाई कोई दोस्त दुश्मन क्लास में हो जिसका रजिस्टर्ड लें, कॉपी करें, फिर ना समझ में आए तो हमसे डिस्कस करें। अब तो यू कैन वॉच एट योर ओन पेस, एट योर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक, यू नो, as many times as you want, but do not put off till tomorrow what you can do today, right? Start doing it from today, assuming कि जी आपने दिसंबर की अटेम्प्ट करनी है। अगर आप जून 26 को टारगेट कर रहे हैं तो तैयारी आप ऐसे करेंगे कि आप दिसंबर की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, that you have enough time to cover up, you know. So use it to your advantage. This is the world of using the tools to your advantage, you know. मैंने अभी एक जो आप बात कर रहे हैं ना मुनीर साहब, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, यू नो, इट रियली डिपेंड्स। और मैं सस्टेनेबिलिटी की बात बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मतलब ये
एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है इस वक्त आपके पास, जैसे इनके पास नहीं थी, हमारी अपनी थी। 2003-4 में, इन 2000, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं दोस्त जो बैठे हैं और जो यहाँ फिजिकल भी, 2003 में यूरोप में IFRS स्टैंडर्ड्स ग्लोबली अडॉप्ट हुए। ज़माने कदीम की बात लग रही होगी, उस वक्त हम जवान थे, अब हम बूढ़े हो गए, तो हम उसी ज़माने में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब पहले क्या होता था, फ्रांस के अपने स्टैंडर्ड्स थे, UK के अपने गैप्स थे, इंडिया ने भी अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे। जब पूरा यूरोप लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्टेड टू IFRS, ग्लोबल भी नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ रिपोर्टिंग तब आएगी, ठीक है, मिलते जुलते हैं, बस मिलते जुलते ख़त्म करें, इस पर आ जाएं अब आप। तो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आ गई, मतलब हमारे बैच और हमारे आसपास के 3-4 बैच की ये सिचुएशन थी कि बंदा क्वालिफाई होता था, 3 या 4 ग्लोबल ऑफर्स होती थी। मुझे 5 ऑफर्स नहीं चले, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, शायद उसकी वजह से ज़्यादा होगी 1-2। मेलबर्न, डबलिन आयरलैंड, लंदन, दुबई और एक शायद मैं भूल रहा हूँ एक और जगह, 5 ऑफर्स थी मेरे पास। और इज़ नॉट जस्ट मी, चैनल आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड्स, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए, ठीक है। ये आज वैसे ही एक और अपॉर्चुनिटी है सस्टेनेबिलिटी आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी। और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का आपका कैरियर सिक्योर है। मैं ये 2022 से, अब मैं इसकी वजह बताता हूँ, बिकॉज आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन शेयर विथ यू, एंड दैट्स ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट आई हैव टू एज IFAC बोर्ड मेंबर, एज अ ग्लोबल बोर्ड मेंबर। सस्टेनेबिलिटी क्या है? ESG जिसे आप कहते हैं, एनवायरमेंट, सोशल and governance. To some extent, governance is being covered by this reporting and all. But E and S were not. S is about how you treat your employees, diversity, how you treat the intangible part of. E is climate, environment. How are you impacting environment? What resources are you consuming? कितने resources का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? Water की consumption क्या है? Environment को कितना pollute कर रहे हैं? CO2 emissions क्या है? वगैरह वगैरह। इस पे ज़माने से बात हो रही है। फिर क्या हुआ है, छोटी छोटी दुकानें खुल गई दुनिया के अंदर। दुकानें ये खुली कि भाई एक बनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आया, वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन थी एक, वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन, उसने एक बनाया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि भाई वैल्यू क्रिएशन स्टोरी भी बताओ, फलाना बताओ। फिर US में एक बन गया SASB, जिसके स्टैंडर्ड्स अभी मैं बताता हूँ आपको, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। फिर एक क्लाइमेट रिलेटेड एक टास्क फोर्स बन गई दुनिया में, क्लाइमेट टास्क फोर्स, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वर्ल्ड बैंक, IMF, IOSCO, जैसे IFAC है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ICAP टाइप सारी बॉडीज़ की मदर बॉडी है, ठीक है ना, वो माई बाप है सबका, यानी UNO ऑफ अकाउंटेंट्स है। ऐसे SECP सारे टाइप जो इदारे हैं ना, उनका IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन है, जहाँ दुनिया के सारे कॉर्पोरेट लॉ रेगुलेटर्स होते हैं। वो आए IFAC के पास, उन्होंने कहा कि जी ये दुकानें अलग अलग खुल गई हैं, ये सस्टेनेबिलिटी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई अपना स्टैंडर्ड चला रहा है, वो अपना चला रहा है, वो अपना चला रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं हुई ना फिर दुनिया में। और फिर इसे एक वर्ड यूज़ हुआ, ग्रीन हैशिंग एंड ग्रीन वॉशिंग शुरू हो गई। सस्टेनेबिलिटी के नाम पे लोग उल्लू बना रहे हैं, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे के, तो बैंक से सस्ते लोन ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये सारी दुकानें हम आपको बंद करा देंगे, आप ऐसा करें, मेहरबानी करें कि जैसे अकाउंटिंग प्रोफेशन ने दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, रिपोर्टिंग को कंसिस्टेंट कर दिया है, आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की हमारे पास आए IFAC के पास, और उन्होंने कहा जी आप इसको भी हमारे लिए स्ट्रीमलाइन कर दें, मेहरबानी करें। हमने कहा जी आप ये सारी दुकानें बंद करेंगे, क्योंकि इनमें आप ही के लोग हैं जो किसी को फंड कर रहे हैं, कोई किसी को फंड कर रहा है, अच्छी नीयत से ये सारी दुकानें बंद होंगी। तो फिर हम एक बनाएंगे ISSB, एक है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये बनाता है वो स्टैंडर्ड्स जो जिसका जिक्र कर रहे हैं हसन साहब। हमने कहा इसी IFRS फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन के तहत हम एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड बना देंगे जो सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स बनाएगा, और वही हम आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का एक वो स्टैंडर्ड देंगे, मतलब वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स हम आपको प्रोड्यूस करके देंगे और उसकी ग्लोबल अडॉप्शन अकाउंटिंग प्रोफेशन के थ्रू करा के देंगे। आपका मसला हम हल करेंगे
लेकिन आप ये दुकानें सारी बंद करें। उन्होंने सारी दुकानें बंद की, इन सब को इसमें मर्ज किया। उन्होंने कहा ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। अब जब आयोस्को इन्वॉल्व हो गया ना, ये नवंबर 2021 की बात है। 2022 से मैं दोस्तों को कह रहा हूँ अब सीरियस हो जाओ इस पर, क्योंकि अब सारे रेगुलेटर्स की जो माँ है ना, मदर बॉडी है आयोस्को, वो आके उसने हमें कहा है कि सब बंद कराएं, क्योंकि उसी की ही तो मेंबर बॉडीज़ ने इंस्ट्रक्शन पास करनी है कंपनीज को कि स्टैंडर्ड फॉलो करो। एसईसीपी ने तो प्रिस्क्राइब करना है। मैंने कहा ठक से एसईसीपी, अब जैसे ही हम वहाँ स्टैंडर्ड बनाएंगे एसईसीपी दे देगा डायरेक्शन फॉलो करो, क्योंकि उसको आईएसओ से आएगा ये फॉलो करो। वो अपनी सारी दुनिया की अपनी बॉडीज़ को कहेंगे इसको फॉलो करो। अब कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी और ये न्यू रिपोर्टिंग फॉर्म बन जाएगी। तो ये ऐसा ही हुआ, 2021 में बना, 22-23 में ठक ठक S1 S2 2 स्टैंडर्ड्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड्स आए, आयोस्को ने सारी अपनी बॉडीज़ को कहा कि भाई फॉलो करो, अब स्टार्ट कराओ अडॉप्ट करना। एसईसीपी ने लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान में भी एक सर्कुलर जारी कर दिया और टीयर 1, 1, 2, 3 3 कंपनीज़ को कंपनी में ब्रेक किया। उन्होंने कहा बड़ी कंपनियां पहले अडॉप्ट करो, फिर उससे चुन्नी मुन्नी, फिर उससे चुन्नी मुन्नी, 3 स्टेजेस में आपने अडॉप्ट करना है। और ये अब दुनिया की 40 या 42 कंट्रीज़ में, मेरे पास वो हैं स्लाइड्स, अभी टाइम नहीं है लेकिन आपको शेयर करूँगा। आई शेयर इट विथ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एंड डायरेक्टर्स कि अब सीरियस हो जाएंगे, अब ये आप पे इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अब ये सस्टेनेबिलिटी, मज़ेदार बात ये है, ये अलग से रिपोर्टिंग नहीं है, ये कनेक्टेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आई विश, अभी मैंने आईकैप में सेमिनार हुआ है तो मैंने अभी मेंबर्स को एक वो स्लाइड दिखाई जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के चेयरमैन को हर बार बुलाते हैं अपने पास आईफैक में कि तुम हम बताओ तो नए स्टैंडर्ड्स कौन से आ रहे हैं, तुम किस पे काम कर रहे हो। वो हमें आके अपडेट करता है क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम स्पॉन्सर्स हैं, आईफैक हमारे ही बोर्ड हैं वो। तो उसने बहुत अच्छी एक स्लाइड प्रेजेंट की है, वो मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगा। अब ऐसा नहीं होगा कि सस्टेनेबिलिटी अलग, आगे जाके सस्टेनेबिलिटी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिपोर्टिंग कनेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, IS 36 पढ़ा इम्पेयरमेंट, ठीक है, कभी शेल का वो देखिएगा जाके, अभी शेल की ग्लोबल की रिपोर्ट। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑयल की प्रोडक्शन जर्मनी में एक रिफाइनरी से कम हो जाएगी। जब उसकी प्रोडक्शन एंड सेल कम हो जाएगी तो इस रिफाइनरी पे क्या आ जाएगी, इम्पेयरमेंट। उन्होंने इम्पेयरमेंट बुक की है। सस्टेनेबिलिटी रिस्क लिंक्ड विद IS 36, यूं रिपोर्ट किया है। तो दिस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लिंक्ड विद अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। बिकॉज मुझे सस्टेनेबिलिटी कार्बन इमिशंस कम करनी है तो मैंने एक सर्टेन कैपेक्स किया है, तो मैं उसे लिंक करूंगा IS 16 से कि ये जो मैं कह रहा हूं सस्टेनेबिलिटी की कंप्लायंस करूंगा तो ये मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यहां डिस्क्लोज्ड है। ये जो मैं कह रहा हूं मैं सोशल HR के ये काम करता हूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मेरे नोट नंबर फला फला में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंस है, उसमें मैंने ये चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, ये ऐसे रिपोर्टिंग होगी। तो ये हमसे अच्छी कौन कर सकता है, अकाउंटेंट से अच्छी, ये तो हमारे तो ही काम है। अब आप सोचें दुनिया में इस वक्त ये सिचुएशन है, मुझे PwC के बड़ी फर्म के लोग ये कहते हैं कि ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको सस्टेनेबिलिटी की सेंस है वो हाथ भी नहीं लगाने देता, कि मजाक में हम कहते हैं ना हाथ लगाने के भी पैसे लेता है वो, बिकॉज अ रेयर कमोडिटी बन गए। तो आप वो रेयर कमोडिटी बनेंगे एंड दैट्स द रीज़न पाकिस्तान इज़ अहेड। अभी बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ ने ये पेपर नहीं डाला, हमने डाल दिया। हमने कहा भाई हम अर्ली मूवर एडवांटेज ने, हमारे मेंबर्स यानी आप लोग जब दुनिया में अभी आएंगे 3 साल बाद, 3 साल को लगता है भाई पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो लोग समझ रहे हैं स्टैंडर्ड आया है, उसकी डिस्कशन हो रही हैं, इस पर अश्योरेंस स्टैंडर्ड भी आ गया। अश्योरेंस कौन देगा, ऑडिटर हम ही, ठीक है भाई। तो एक पूरा नया धंधा खुला है ना भाई आपका, आपके 10 साल 15 साल सिक्योर हो गए, जाके घर वालों को बताएंगे आपकी शादी वादी की प्लानिंग करें, ठीक है, पैसा वैसा बहुत है मतलब, ठीक है। बस मैंने ये पास करना है, उसके बाद देखें, बस कोई मसला ही है, मैं तो हाथ लगाने के भी पैसे दूंगा, बता दें आप, ठीक है, इन लॉस को मत बताइएगा। अच्छा जी, सो कमिंग बैक ऑन दिस, तो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें इफेक्टिवली S1 एक स्टैंडर्ड है, ISSB का 2 स्टैंडर्ड्स अभी तक आए हैं, ठीक है। और ये हम कोशिश करेंगे, मैं और आसान साहब हम खुद पढ़ाएं, क्योंकि इस पूरे स्टैंडर्ड के प्रोसेस से हमने देखा है, सारा पता है ना। इसके बाद S2 है, S2 है क्लाइमेट रिलेटेड स्टैंडर्ड है, ये जनरल डिस्क्लोजर्स का है कि कैसे, ये कहता है कि आप सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड
ये कहता है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी डिस्क्लोज करें, ठीक है। रिस्क भी और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ना। अब अगर आपने कार्बन से बचना है और आप सोलर में जा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, ये है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आपने कोई ऐसा काम कर दिया, अपना इमेज अच्छा कर दिया कि यू आर ESG कंप्लाइंट, तो बहुत सारे कस्टमर्स जो कि इन्वायरमेंट को बड़ा वैल्यू करते हैं वो आपको वैल्यू देंगे ना, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है ना। तो ये पूरा डिस्क्लोज करें। कैसे डिस्क्लोज करें ये पूरा बताता है कि हाउ टू हैव, कि आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करें, ये जनरल स्टैंडर्ड हो गया। फिर सस्टेनेबिलिटी में जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है उसका स्पेसिफिक है, ये स्टैंडर्ड आ गया। फिर जो ये अमेरिकन बोर्ड था सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसकी पैदाइश का मकसद ये था कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड देता था, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। FMCG का इसने एक अलग स्टैंडर्ड बनाया, क्लाइमेट रिलेटेड सिर्फ ये स्टैंडर्ड देता था, ठीक है। इसने कहा जी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को क्लाइमेट रिलेटेड ये डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, प्राइमरीली क्लाइमेट रिलेटेड, और भी करता था काम। और जनाब अपैरल इंडस्ट्री को ये करना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री को ये करना चाहिए, रिफाइनरी को ये करना चाहिए, स्टील को ये करना चाहिए, क्लॉथिंग अपैरल को इसको ये करना चाहिए, ठीक है, सीमेंट को ये करना चाहिए। इसने 77 समथिंग इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दिए, ठीक है। वो अब ये ख़त्म हो गया, ये किस में मर्ज हो गया, किस में। तो इन्होंने कहा कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स हमें दे दो, हमने अडॉप्ट कर लिए तुम्हारे। और ये जो इसके अंदर हम कहते हैं हमने जनरल गाइडेंस दे दी और सबको कहा कि तुम जिस जिस इंडस्ट्री में हो तुम SASB के स्टैंडर्ड्स अभी फॉलो कर लो जब तक कि हम इन्हें मजीद रिफाइन करें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आपके सिलेबस में उसने 12 या 13 मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज बताई हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी तो स्टार्ट 12 है ना, ख्याल वैसे 77 इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो अभी ISSB क्या कर रहा है, अभी ISSB 2 नए स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन रिसोर्स पे, जिसकी हमें ये लेटेस्ट हर जब हम क्वार्टरली मीटिंग में होते हैं IFAC की हमें अपडेट देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। वो तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो बाद में आएंगे, जब आएंगे तब सिलेबस का हिस्सा बनेंगे। अभी आपके सिलेबस का हिस्सा वो नहीं बन सकते क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट फेज में, उन्हें भी 1.5 साल और लगेगा। जब आएंगे तो फिर सिलेबस में भी आएंगे बाद फ्यूचर के लिए। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो 77 स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको मज़ीद इम्प्रूव और इन्हांस कर रहे हैं। ये बेसलाइन ये ले लिया, उसको मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है, ये लिया है 12 इंडस्ट्रीज ली हैं और साथ में अश्योरेंस स्टैंडर्ड भी आया है, उसकी भी सुध बुध आपको कहिए तो है बड़ा आसान, सो आसान। अगर हम ढंग से लिंक करके पढ़ें कि क्यों है ये बात। अगर आपसे ये कह देना है कि भाई आप सस्टेनेबिलिटी रिस्क बता दें, अब आप सोचते ही रहेंगे रिस्क क्या है, लेकिन अगर उसको हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर देना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो क्या बात है, ज़बरदस्त, मज़ा ही कनेक्टिविटी में, ठीक है। तो ये करेंगे हसान साहब और हम मिल के, ठीक है ना। एक डॉट हसान साहब के पास होगा, एक हमारे पास होगा, रस्सी का आप लटके हुए होंगे तो डॉट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सस्टेनेबिलिटी का तो ये हो गया, ठीक है। एंड वी डू ट्रेनिंग्स फॉर इन प्रोफेशनल्स एंड वी हाईलाइट दिस। BFD पे आ जाते हैं। BFD तो और आसान, सो आसान से भी ज़्यादा आसान। ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए कि है डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे वो डायमेंशंस आपके खुलते हैं डिसीजन मेकिंग के। जब कभी आप CFO रोल में जाएंगे ना तो आप इस सब्जेक्ट के बगैर CFO नहीं बन सकते। तो जैसे कह रहे ना कि अगर आपने घर पर बैठ के भी, आजकल बहुत सारी फर्म में लोग बैठ के टैक्स और अश्योरेंस के साथ साथ फ्रैक्शनल CFO सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आप कहती हैं यार हम तो US में ना हम तो $8,000 $10,000 पर मंथ का तो बहुत ही बेसिक CFO मिलता है ना, वहाँ बहुत ही चुन्ना मुन्ना CFO भी कहता है मुझे $8-10,000 से कम यार हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कहते हैं कि भाई तुम, और मेरा इतना काम ही नहीं है कि मैं इतने क्वालिफाइड किसी को बिठाऊँ, तो मेरा तो शायद 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, कोई आके मेरा बजट रिव्यू कर ले, कोई आके मेरी रिपोर्टिंग को ठीक कर ले, कोई मेरे डेटा का ठीक कर ले, मुझे कंप्लाइंस की बेसिक्स बता दे, मेरे रिस्क की हेजिंग मुझे बता दे। तो कहते हैं यार मतलब एक फर्म को कहते हैं या किसी इंडिविजुअल को कहते हैं, प्रोफेशनल को, कि यू बिकम माय फ्रैक्शनल CFO, यानी एक बंदा एक वक्त में 4 कंपनीज़ का। जैसे मैं कल एक दावत में मिला, हमारे मेंबर हैं बहुत अच्छे, अपनी फर्म रन करते हैं, तो भी कहते हैं मैं 5 कंपनीज़ के लिए CFO हूँ लोकल, छोटे। पाकिस्तान में भी रिवाज आ गया। उसने कहा एक उसमें है सर वो कॉस्मेटिक का, मैं उनको जानता हूँ, एक
वो बता रहे थे कोई टेक्सटाइल है, एक फला है, सर मैं 5 को CFO सर्विसेज देता हूँ पाकिस्तान में बैठ के। बाहर तो ये बहुत ही कॉमन है, यहाँ से बैठ के बहुत सारे लोग फ्रैक्शनल CFO की सर्विसेज दे रहे हैं। तो फ्रैक्शनल CFO तो आप बन ही नहीं सकते इसके बगैर। तो अगर आपने डॉलर कमाने हैं तो ये तो दिल से पढ़ना है और मज़ेदार सब्जेक्ट है ही सारी डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। और डॉलर तो सबको पसंद है। तो अब आ जाए अगर हम BFD में, तो इसमें है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि फिर हमने पढ़ने का तरीका वारदात क्या रखा है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। देखें 2-3 बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की एक ओरिएंटेशन, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपके रियल लाइफ में भी काम आती हैं। आपने कोई दोस्त आता है ना, जैसे हमारा कोई डॉक्टर होता है तो हम समझते हैं सारे मर्ज़ की इसके पास दवा होगी, तो घुटने का दर्द हो और सर का दर्द हो और आँख का दर्द हो तो उससे पूछना ना, फिर वो बिल लिंक कर देता है किसी मजीद प्रोफेशनल से, लेकिन बेसिक्स पता होती हैं। तो आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे ना, तो लोग आपके पास वैसे भी आएंगे कि यार वो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़रा मशवरा दो, फलां दो। ये सब्जेक्ट जब तक आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आप वो मशवरे के भी काबिल नहीं होंगे, लोग चेक करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, तो BFD के सिलेबस में क्या है? BFD के सिलेबस में है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ज़बरदस्त, सबसे मज़ेदार यही है। छोटे से छोटे से लेके बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना, ये सीखते हैं आज। छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स करनी है, की जाए ना की जाए, इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है, फीजिबल है या नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है, कौन सा बेहतर है, प्रायोरिटाइजेशन, ये सारी बातें आप इससे पढ़ते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज़ फाइनेंशियली वायबल और नॉट, इज़ इट फीजिबल और नॉट। फिर दूसरा आप पढ़ते हैं इसमें फाइनेंसिंग डिसीजंस, हाउ डू वी फाइनेंस, पैसा कैसे रेस करें, what is the best way to finance, what is the optimal D ratio, debt equity ratio पढ़ा है ना कंपनीज के लिए, what is the cost of capital, what is the right way to raise finance, sources of finance, ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। फिर आप रिस्क हेजिंग पढ़ते हैं। आजकल तो वैसे ही ख़तरे की दुनिया में बम भी गिर रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ख़तरात हैं जो कंपनीज को होते हैं, वो ख़तरे को पहचानना और फिर उसको पहचान के उसके अगेंस्ट हेज करना, यानी अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना, वो सीखते हैं। सबसे पहला है करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कमोडिटी प्राइस रिस्क, गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा है ना, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जा रही हैं, शेयर प्राइस रिस्क, प्राइसिंग रिस्क एंड मैनी अदर्स। वो रिस्क है क्या, उसको हेज कैसे करेंगे, है ना। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग। बल्कि आप IFRS 9 की हेजिंग ढंग से समझ में ही तब आती है जब आप ये पढ़ते हैं। वहाँ तो आपको बताते हैं कि जी हेज अकाउंटिंग, हेजिंग पता ही नहीं है तो हेज अकाउंटिंग क्या समझ में आएगी। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही नहीं पता क्या है, फ्यूचर ही नहीं पता क्या है, ऑप्शन ही नहीं पता क्या है, ऑप्शन की अकाउंटिंग पढ़ रहे तो रट्टा लगाते हैं लोग। तो मैं तो कहता हूँ पहले ये पढ़ें तो मज़ा आएगा, फिर वो IFRS 9। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन, आजकल कोलैबोरेशन, मर्जर्स है ना की दुनिया है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कोई कह रहा है मुझे खाओ, आओ आओ मुझे खाओ, है ना। तो मर्जर्स क्यों होते हैं, एक्विजिशंस क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे वैल्यूएशंस होती हैं, कंपनीज कैसे करती हैं, स्टार्टअप्स की भी वैल्यूएशन आजकल हो रही होती है। तो ये मतलब कोई स्टार्टअप आपके पास आता है आपके दोस्त का, यार मेरी वैल्यूएशन, अब आपको पता ही नहीं है मर्जर कैसे होता है, वैल्यूएशन क्या है, क्या एडवाइस करेंगे उसको। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे तो समझेंगे आप फिर दावत में बड़ा ज़बरदस्त मुझसे मशवरा करो आओ, नो। और साथ में जैसे वो डॉक्टर रखते हैं हर वक्त अपने पास प्रिस्क्रिप्शन, तो आप भी अपने नाम की रखें एडवाइस, है ना। अच्छा जी, तो अच्छा अब तरीका ही क्या होता है पढ़ने का, अब हमने क्या किया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है जो ऑनलाइन में। वन इज दैट यू हैव द पोर्टल लेक्चर्स, राइट, and I think this is common for all subjects, add and less, Munir Saab and Hassan, wherever you feel like। एक आपके पास पोर्टल के लेक्चर्स हैं जो कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज अरेंज्ड हैं, उसके साथ उसके अटैचमेंट्स भी हैं ये। फिर इनके पास आपके पास इसकी बुक्स हैं, सारी हैंडआउट्स की बुक्स भी हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। फिर उसके बाद वेबिनार्स, क्लासेस वीकली रखते होती हैं। टिपिकली हम ऐसे करते हैं कि भाई हम हर संडे को
हम एक स्टार्ट करते हैं, पहले ओरिएंटेशन देंगे आपको। ये तो ब्रीफ सा बताया, थोड़ा बिट मोर, लॉट मोर इन डिटेल कि भाई क्या है, किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम वेटेज क्या है, किस टॉपिक की क्या है, किसको कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ क्लासेस क्या होंगी। वो टॉपिक्स होने के बाद फिर आपको ये इसकी एक्सेस मिल गई, आपको पास 3 या 4 हैंड आउट बुक्स हैं, वो हैंड आउट वहाँ लगे भी हुए हैं, बट इट्स बेटर दैट यू हैव दी हैंड आउट जब आप वर्किंग कर रहे हैं चीज़ें। फिर वीकली वेबिनार है, उसका आइडिया ये होता है कि वहाँ आप आएँ, आपके जज्बात और एहसासात की कदर होगा, कोई सवाल, कोई मुश्किल, यू नो। तो हम क्या करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं और आपसे कहते हैं आप बताएं आपकी क्या सवालात हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास नेचुरली आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा नहीं, इसी में ही फिर एक और चीज़ है, इसमें मेरा ख्याल है कोई पास पेपर्स हमने किए हैं पूरे सॉल्व, कोई 8 या 9 पास पेपर्स आपको मिलेंगे जब आप पूरे लेक्चर्स देखेंगे। एक तो ये है कि वैसे ही अच्छी खासी प्रैक्टिस है, पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस हैं, फिर एज पेपर्स कंप्लीटली मेरा ख्याल है कोई 8 या 9 पास पेपर्स हैं जब पेपर पूरे कंप्लीटली सॉल्व कराए गए। कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे हमने तो, बल्कि बहुत सारे तो अभी, क्योंकि BFD तो 2 अटैम्प्ट से हो गया है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड है आपका। CBE की अलग, यानी कई पास पेपर CBE पे सॉल्व हैं, कई प्रैक्टिस क्वेश्चन CBE पे हैं। CBE के अपने डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं कि इसको कैसे यूज़ करें, इसकी भी अलग वेबिनार्स हैं, लेकिन साथ साथ इस पे ग्राफ कैसे बनाएं, इस पे जो मुख्तलिफ है कि भाई एक्सेल और इसमें क्या फ़र्क है, रिच टेक्स्ट एडिटर में कैसे कॉपी करके ले जाएं। एक्सेल और आपने कुछ यूज़ भी किया होगा आई थिंक कैफ में, देयर आर फ्यू फंक्शनैलिटीज़ विच आर यूनिक टू एक्सेल विच आर नॉट अवेलेबल देयर। जैसे आप F2 करते हैं सेल नहीं खुलता, कंट्रोल C करके अब आप एंटर करते हैं तो पेस्ट नहीं होता, कंट्रोल V करना पड़ता है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो हाथ पे एक्सेल की स्किल्स होती हैं वो वहाँ पे नहीं होती, वो भी पूरी बताई गई हैं शुरू में, क्योंकि जब नया BFD आ रहा था तो हमने पूरा लोगों से वो सारी प्रैक्टिस करवाई थी जब ये कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था BFD, तो वो लेक्चर्स हैं। फिर बहुत सारे पास पेपर्स हमने खुद CBE पे सॉल्व किए ताकि आप जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो यू गेट मोर ओरिएंटेड कि हाउ द वर्क इज़ गोइंग ऑन देयर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास सपोर्ट मैकेनिज्म है, TA है आपके पास, फिर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा। टिपिकली वी ट्राई कि भाई सबकी ख्वाहिश होती है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन उसके बाद आपके पास ये तो वैसे ही है ना वीकली बेसिस पे, ये तो 1.5 घंटे 2 घंटे का वेबिनार होता ही आपके लिए। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि हम टेस्ट भी करते हैं या आखिर में एटलीस्ट एक मॉक ज़रूर होता है, फुल मॉक होता है, टेस्ट एंड मॉक्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आपको क्या करना है। अगर आपसे एक्सपेक्टेशन हुए हैं मुझसे, अगर मैं आपसे पूछूँ सर एज अ BFD टीचर आपने 20 साल पढ़ाया है, ठीक है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मिनिमम 9 आइडियली 12 आवर्स अ वीक आप सब्जेक्ट को देंगे। 9 आवर्स आप दें कम अज़ कम। बहुत टाइम है आपके पास, टाइम मिल जाता है बाद औकात तो आप 12 दें, 9 आवर्स अ वीक दें आप लेक्चर्स देखें। और ऐसे करें जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन हो रहा है तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें जैसे आप क्लास में बैठे हुए। जब तक आप वो करके गलती नहीं करेंगे तो आपको आगे सही समझ ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। हैंड आउट्स बुक्स होने चाहिए, ये अटेंड करें। 80 या 90 बच्चे हमारे अगर इनरोल्ड होते हैं ना, तो मैं कहूँ वेबिनार में कोई बहुत अच्छा वेबिनार होता है तो 10 बच्चे होते हैं। सर उसकी भी फिर अगले दिन उसके भी 2 घंटे के बाद सर इसकी वो रिकॉर्डिंग नहीं लगी, सर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं लगी। अरे भाई रिकॉर्डिंग को छोड़ो, तुम डायरेक्ट आओ ना यार, वो तो वैसे ही रिकॉर्डिंग के तो लेक्चर्स हैं, ये तो आपके लिए था, आप ये सवाल जवाब करते, रिकॉर्डिंग भी लग जाती है। लेकिन ये मॉक में ना हार्डली 100 में से एवरेज मैं समझता हूँ कि 5 से 8% से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट ही नहीं करते जनरली। अभी रिसेंट ट्रेंड्स में पहले करते थे 25-30% भी लोग होते थे। कि आप अपने साथ उसका भी सर ये मॉक का पेपर दे दें, फिर पीछे ड्रिल होना शुरू हो जाएगी, सर इसका सोल्यूशन दे दें। अरे भाई ये मॉक इज़ नॉट अ टेस्ट क्वेश्चन। ऐसे टेस्ट क्वेश्चन तो पता नहीं 20 थे ना आपके पास। ये तो ये था कि आप आते ना एग्जाम इन्वायरमेंट में सिमुलेट करते। हमने कहा भाई एक्सेल पे करें, 3 घंटे में आए बैठे सॉल्व करें। और आपने उसको भी अगर टेस्ट ही यूज़ करना है तो फिर तो अपने साथ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। अब हसान साहब, मुनीर साहब और मैंने दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठना। हमारी सक्सेस आपकी सक्सेस है ना। आप पास होंगे तो समझे हम पास हो रहे हैं ना। आपकी क्वालिफ़िकेशन हमारी क्वालिफ़िकेशन है, तो हमें तकलीफ़ ही होती है ना। आखिर में हमें पता चल रहा होता है ना व्हाट्सएप के क्वेश्चन से या वेबिनार की क्यूरीज से। अब बिल्कुल एंड में आके ना वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिस्कशन शुरू कर देंगे। इसका मतलब इसने अभी लेक्चर देखना शुरू किया,
और तकलीफ ये होती है कि अब ये तो मल्टीप्लाई बाय 2 पे चल रहा होगा। तो बाद अगर ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर ये चीज़ नहीं थी, मैंने कहा बेटा उसी लेक्चर में थी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मेरा ख्याल है आपने कोई मल्टीप्लाई या तो कोई आगे पीछे कर दिया है आपने, अब जाके दोबारा से पूरा देखें। फिर आता है शाम को बड़े इमोजी, थैंक यू सर आई सॉ इट। मतलब वो लेक्चर देखा ही नहीं था उसने, और ऐसे ही आगे वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है, लव यू सर। मैंने कहा भाई लव यू तो है, लव यू लव द पेपर प्लीज। अपने कैरियर से लव करें, मुझसे तो लव करें आप, लेकिन अपने पेपर और कुछ नहीं लव करें। तो अब ये जो है ना, ये दिस इज द अदर साइड ऑफ द ऑनलाइन व्हिच किल्स यू। सो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, यू नो द बेनिफिट दैट यू हैव। आखिर में देखें फिर ह्यूमन साइकी प्रेशर कुकर बन जाता है। So I think this is enough from my side. If there are any questions, I think we have spoken enough. मैंने sustainability का भी बता दिया, यूट्यूब भी बता दिया आपको। Any question, any issues? मुनीर साहब, ऑनलाइन लोगों के क्वेश्चन है, यहाँ किसी के क्वेश्चन है तो आप बताइए। हसान साहब आप आइए, आप लीड ले लीजिए ये प्लीज़, थैंक यू। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल? अगर ऑडिट डिपार्टमेंट में नहीं है तो पहले ही अटेम्प्ट में ऑडिट देना चाहिए, तो कोई इशू नहीं? ऑडिट डिपार्टमेंट में नहीं हो, देखें पहले अटेम्प्ट में पढ़ा अगर सही से तो इतना इशू नहीं होगा, सही है ना। हो जाए थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बेहतर है, वरना कोई इतना इशू नहीं होगा अगर पढ़ सही से लें। वरना कभी कभी क्या होता है कि यार हमने बेशक एक चीज़ जो है ना हम डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन हमने सही से पढ़ी तो कोई मतलब सती आपके साथ में मौजूद, सती की आर्टिकल्स इंडस्ट्री की है माशाल्लाह, सही सीमेंट्स की आर्टिकल्स है इसकी, इसने निकाले। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वो सब डिपेंड। हाँ कभी कभी एक बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि हम पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ कमी रह जाए तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ी हेल्प कर लेता है, बस इतना है। सर मैं फॉर एग्जांपल लकी से मिलना हूँ तो हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव सैटरडेज होते हैं, तो क्या आप क्लासेस संडे को शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, सैटरडेज फुल डे होते हैं हम। जी सर। चलें इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। इनसे जो लेक्चर्स होंगे वो मतलब फ़ौरन ही अपलोड हो जाएंगे ना पोर्टल? बिल्कुल, आपको जैसे कंसोल वगैरह के नहीं हुए हैं पुराने तो कंसोल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जो नया चैप्टर होगा ना हमारा, जो अभी हम शुरू करेंगे तो इस दफ़ा कंसोलिडेशन से होगा। अच्छा ये भी है कि FFR के अंदर सब टॉपिक नहीं होंगे, कुछ रिसेंटली हमने जो है ना किए हुए हैं, तो कुछ टॉपिक जो है ना रिकॉर्डिंग होंगे, कुछ टॉपिक जो है वो होंगे लाइव, तो वो डायरेक्ट अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। वो रिकॉर्डिंग को पहले से अपलोडेड होंगे, आपको पता भी होगा, ठीक है। सर अगर एक स्टूडेंट कॉर्पोरेट लॉ उठाता है पहले टाइम में, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं? देखें डूज एंड डोंट्स हैं। कॉर्पोरेट लॉ का जो पेपर है ना वो इस वक्त कहते हैं कि थोड़ा टफेस्ट यूँ हो गया है कि उसमें लिंकिंग बहुत हो गई है। जब तक ये पेपर ऑनलाइन जो वो था ना अपना क्या कहते हैं ओपन बुक था, तो उसमें होता ये था कि ओपन बुक पेपर के अंदर ICAP उसमें जब तक ये ओपन बुक नहीं था तो ICAP बता देता यार इस सेक्शन से ये चीज़ पूछो। जब ये पेपर ओपन बुक हो गया ना तो फिर ICAP अब बता नहीं रहा कि वो बस बता देता कि यार ये काम करना है, अब आपको खुद गैस करना है, ढूंढना है ओपन बुक के बाद कि किस सेक्शन से। तो ये एक मसाइल आ रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स ये है कि डूज तो यही है कि यार अच्छे से पढ़ें, स्टडी वो आपका जो है ये कंपनीज एक्ट है इसको अच्छे से देखें, जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं उनको अच्छे से देखें, सही है। डोंट्स की मैं अगर बात करूँ तो यार डोंट्स ये कि समरीज़ पे ना जाए, सही है। बाज़ दफ़ा ना बच्चा शॉर्टकट के चक्करों में समरीज़ पे उड़ जाता है तो उससे भी मसला होता है। बाकी सर मुनीर हमारे साथ हैं, वो मिलता जुलता पेपर टैक्स ही पर आते हैं। सर ज़रा आप आ जाएं और टैक्स के बारे में भी बता दें और फिर उसी में जो है ना डूज एंड डोंट्स बता दें इस किस्म के जो ओपन बुक पेपर अब हो गए लॉ बेस्ड। सो ये जो एक क्वेश्चन है हमारे दोस्त का कि व्हाट इज़ द ब्रेकअप ऑफ थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल पार्ट इन BFD। 80% of your paper is computational, 20% is theory, and that theory is also linked a lot to the case in question, to the और बड़ी practical oriented theory होती है। और अब जब मैं कह रहा हूँ ना 8-9 हमने पेपर सॉल्व किए हैं, इतनी प्रैक्टिस की है, उसमें हमने थ्योरी की भी एक एक चीज़ डिस्कस की है। और कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसका आपको रट्टा लगाना पड़े। इट्स दैट यू हैव टू हैव सब्जेक्ट नॉलेज, टॉपिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज अज्यूम्ड एट दिस लेवल यू हैव द एबिलिटी टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। द गुड पार्ट इज इट्स अ वर्ड एडिटर नाउ। पहले तो लिख के ना सोच के लिख देते हैं कि फिर वो काट पिट, अभी तो आपने लिखा फिर थॉट्स को रीऑर्गेनाइज किया, कट किया, उसको ऊपर पेस्ट किया, है ना, आगे पीछे जुमले की रिकम्पोजिशन की। सो इट्स अ लॉट ईजियर नाउ। सो आसान थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। अच्छा बच्चों, मेरा पेपर CFAP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस
टैक्स से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, आप लोगों ने सब ने CAF 2 का परिचय दिया, एंड यू नो हाउ इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट इज़। तो उतना ही इंटरेस्टिंग CA फाइनल में है, हाँ, लेकिन चूंकि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता होता, क्योंकि काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जाहिर सी बात है आपने CA इंटर लेवल पर नहीं पढ़ी होती, जिसमें प्राइमरीली जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐड होते हैं उसके अंदर मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम के ऊपर CA इंटर में बस बिल्कुल एक बेसिक बात या बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो यहाँ पर फुल फ्लैज एप्लीकेबल होते हुए क्वेश्चंस में नज़र आते हैं। और ICAP के जो क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स से 2 बड़े सवाल आपको हर पेपर में नज़र आएंगे। एक होगा जो कंप्यूटेशनल बेस्ड होगा, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स का सवाल कंप्यूटेशन का होगा, और दूसरा होगा एडवाइज द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या वो कहेंगे ये पूरी वर्किंग है, ये पूरा रिटर्न है, इसके अंदर आप बताएं कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या गलत ट्रीटमेंट किया है, और उसको एडवाइस करोगे ठीक क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दूसरे सवाल के अंदर आपसे कैलकुलेशन नहीं मांगी जा रही है, लेकिन फिर भी इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही टेस्ट हो रही है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू एक्चुअली ड्राफ्ट, और ड्राफ्टिंग के अंदर हमारे बच्चे काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ऑडिट का पेपर इतना ज़्यादा रुकता है। ऑडिट का पेपर रुकने की वजह ये नहीं है कि ऑडिट करना नहीं आता किसी को, ऑडिट करना भी आता होता है। और दूसरी बात, जो ऑडिट नहीं भी करता या फर्म में नहीं भी होता, वो भी टीचर अगर पढ़ाएगा तो उसको आ जाएगा, भाई ऐसे होता है ऑडिट, हाँ बहुत अच्छी बात है, आ गया हमको ऑडिट कैसे होता है। तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? देते हैं, और पेपर पास भी होता है बच्चों का, लेकिन मसला क्या होता है, यू हैव टू ड्राफ्ट अ लॉट एंड यू हैव टू ड्राफ्ट सेंसिबली, ठीक है। मसला होता है हमारी ड्राफ्टिंग के अंदर, ड्राफ्टिंग आपकी बेहतर होती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर ड्राफ्टिंग विल गेट, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, टाइपिंग नहीं करेंगे, तो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ऑडिट का पेपर रुकता है। शुरू में ज़्यादा इसलिए रुकता है क्योंकि आप लोगों की ड्राफ्टिंग की प्रोफेशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती ना। लेकिन जैसे जैसे आप लोग, अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पहली दफ़ा में ही ऑडिट देता है तो वो कहता है मेरा पेपर रुक गया, तो शायद इसलिए ज़्यादा रुकने के चांसेस हैं क्योंकि आप लोगों की ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस ही नहीं हुई भी। इसमें ये मसला नहीं है कि आपको शायद ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स नहीं आए, वो तो टीचर के लेक्चर्स आप लोगे तो आपको आ ही जाएंगे। लेकिन मैं मिसाल ले रहा हूँ कि अगर आपने, मिसाल ले रहा हूँ, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग आपकी बेहतर हुई हुई है, टैक्स का पेपर आपने दिया हुआ है, उसमें आपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस की होगी, ESG का पेपर आएगा, इसके अंदर ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस होगी, अभी तो SPM है, SPM तो है ही पूरा थ्योरी का पेपर, तो आपने बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग की होगी। द मोर यू ड्राफ्ट, द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर योर एक्सप्रेशंस गेट। तो और जब आपके एक्सप्रेशंस बेटर हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो फिर थ्योरी का पेपर आपको पास करना आसान हो जाता है। पहला ही पेपर बहुत डिफिकल्ट, बहुत थ्योरेटिकल, एक्सट्रीम ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल लेवल, वो इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास। दीज आर द मेन रीजंस, ठीक है। अच्छा, तो टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस में आपको जैसे कहा कि इनकम टैक्स से 2 बड़े बड़े सवाल नजर आ जाएंगे आपको। एक तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसके अंदर वो बोलेगा भाई टैक्सेबल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, जो CA इंटर में सवाल आता था, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इतनी सिंपल नहीं होने वाली है कि आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली सारी इनकम दे दी होंगी, एक आध FTR की दे दी होगी और आप नॉर्मल टैक्सेबल इनकम निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मिनिमम टैक्सेस आ जाएंगे। अच्छा, और इतने सारे मिनिमम टैक्सेस आ जाएंगे, सारे मिनिमम टैक्सेस को कंपेयर करना होता है। अब मिसाल ले रहा हूँ मैं, मिनिमम टैक्स ऑन सर्विस भी उसके अंदर आ जाएगा, टर्नओवर टैक्स भी उसके अंदर आ जाएगा, कमर्शियल इंपोर्ट्स के ऊपर मिनिमम टैक्स भी उसी सवाल के अंदर आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी उसी सवाल के अंदर आ जाएगा, कौन कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, कौन सा नॉर्मल से कंपेयर करना है, कौन सा नॉर्मल से कंपेयर नहीं करना। मतलब ये सवाल को बहुत मुश्किल बना देता है। बहुत सारे टैक्स के ट्रीटमेंट्स एक ही सवाल के अंदर उस सवाल को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ना सिर्फ ये चीज़ें, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन आ जाती है, थिन कैपिटलाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इनकम टैक्स के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें एडिशनल आ जाती हैं, आप लोग पढ़ेंगे। एडवांस टैक्सेस बहुत सारे आ जाएंगे, CA इंटर में एडवांस टैक्सेस ना होने के बराबर है, यहाँ पर सारे एडवांस टैक्सेस की इम्प्लीकेशन आ जाएंगी, ठीक है। और स्कोप बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट का स्कोप और एरिया बहुत बड़ा है। चलो 5 से 10 मिनट कम्युनिकेट कर दें।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी है, रूल्स भी हैं, सर्कुलर्स भी हैं, सर्कुलर लेटर में भी कोई काम की चीज़ है, नोटिफिकेशन है, सेल्स टैक्स में SROs हैं, STGOs हैं, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर आती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स का पोर्शन आपका 50 to 60% है, जिसमें मेजरली आपके दो बड़े सवाल मैंने बताया जिस तरह से उसी तरह से आते हैं। एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, दूसरा एडवाइस द टैक्स ट्रीटमेंट। वो सिचुएशंस होंगी या पूरा रिटर्न होगा, कैलकुलेशन होगी, उसमें एरर्स होंगे, उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए होंगे, अब आपको उसके ऊपर कमेंट करना है, एडवाइस करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो आप बोलोगे ये थियोरेटिकल है, बट इट इज़ नॉट थियोरेटिकल, इट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर इसके अंदर ओपन बुक में ओपन करनी कहाँ है बुक, तो वो आप सोचते ही रहोगे कि बुक कहाँ ओपन करनी है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है और जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो बुक ओपन किए बगैर ही पेपर अटेम्प्ट कर लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओपन बुक को ओपन करने की ज़रूरत कहाँ पेश आती है? अब मिसाल के तौर पर कोई रेट रिकॉल नहीं हो रहा, आपने बोला यार ये FTR था, MTR था, क्या था, आपने जाके देख लिया, फाइनल टैक्स रिजीम आ रहा है। वैसे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के अंदर आप लोग करके ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच रहे हो कि ये FTR में है, MTR के अंदर है, इस पर क्या मोटी मोटी जितनी चीज़ों पे रेट लग रहा होगा वो रेट भी आपके जहन में होगा, सही है। लेकिन फिर भी कहीं एडवांस टैक्स का रेट है, कहीं पेनल्टी का कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो आपने रेलिवेंट सेक्शन खोल लिया और आपने वो चीज़ वहाँ से रेफ़र कर ली। अदरवाइज़ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऑर्डिनेंस की इतनी मोटी किताब उठा के ऐसे सलाम का ऑर्डिनेंस आता है जो CFAP के लिए होता है, ठीक है, वही आप लोगों को परचेज़ करना होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ICAP के पास आप एग्ज़ाम में तो लेके नहीं जा सकते, वो आपको ऑनलाइन सॉफ्ट के अंदर देते हैं, ठीक है। और वो चूँकि ऐसे सलाम ही उनको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, तो वही चीज़ आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होती है। तो ऐसे सलाम का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर सारे लॉज उन्होंने कंपाइल किए हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, रूल, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स रूल्स, सब चीज़ें, FED, प्रोविंशियल, ये सब चीज़ें उसके अंदर उसमें उन्होंने डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही रेफ़र कर रहे होंगे। बेसिकली तो आपने कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में बिठाने, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करना बहुत मुश्किल होता है कि आप पेपर में जाकर कोई लॉ या सेक्शन खोल कर उसको पेपर में बैठ के समझना और अंडरस्टैंड करना शुरू करें। वहाँ पे जो अंडरस्टैंड किया हुआ है वो तो जहन से निकल जाता है, उसके तो चांसेस होते हैं, लेकिन कोई नया सेक्शन या नया कॉन्सेप्ट आप उधर बैठ के उसको पढ़ें और उसको समझें और उसको अप्लाई करें, इट इज़ हाईली अनलाइकली, सही है। तो ये आपको बाहर तौर पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम हर चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आती है। हाँ, कभी ये आपसे पूछ लिया कि इसके ऊपर क्या पेनल्टीज़ होंगी, क्या पीनल इम्प्लीकेशंस होंगे इस सिचुएशन के अंदर, तो आपने कोई सेक्शन रेफ़र करना है या कोई असेसमेंट अपील वगैरह से रिलेटेड चीज़ है, उसका कोई सेक्शन थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपने एप्लीकेबल करना है, वो भी इस तरह से प्योर थ्योरी नहीं पूछेगा, कोई केस बना के आपसे पूछ रहा होगा, है क्या? आप समझ रहे हो आप बात को? इसी तरह सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स का जो सवाल होता है, सेल्स टैक्स का काफ़ी अच्छा आइडिया आपको CA इंटर में मिला है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी, चूँकि ओपन बुक है तो अब शेड्यूल के सारे आइटम्स नाम के साथ आ जाएंगे। पहले आपको तो CA इंटर लेवल पर ये तो बता दिया जाता है कि 3rd शेड्यूल आइटम है, यहाँ पर आपको नाम दे दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा कौन से शेड्यूल का आइटम है, वो 3rd में आ रहा है, वो 5th में आ रहा है, कि वो 6th में आ रहा है, कि वो कहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आपको वो ढूंढना पड़ेगा। FED के अंदर कोई आइटम है, उसके ऊपर FED की इम्प्लीकेशन लगानी है कि नहीं लगानी, भाई वो FED के शेड्यूल के अंदर उसके ऊपर क्या रेट, ये सब चीज़ें आपको, चूँकि ओपन बुक है तो आप एग्जामिनर ये समझेगा कि आप खुद ही तलाश करके खुद ही देखोगे कि इसके ऊपर क्या रेट लगता है, क्या नहीं लगता। सो इट मेक्स सेल्स टैक्स अ बिट मोर डिफिकल्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही हैं, हाँ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं। अब सिर्फ जो फेडरल सेल्स टैक्स नहीं आता, वो फेडरल सेल्स टैक्स के अंदर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन भी आ जाती है, उसी के अंदर FED ऑन वैट मोड वाली एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। तो अब वो इनडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन के अंदर वो कॉम्प्रिहेंसिवली बाकी सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेकर आ जाते हैं। सो इट मेक्स इट डिफिकल्ट, ठीक है। सेल्स टैक्स में भी ऐसे सवाल आते हैं कि इसके अंदर एडवाइस द ट्रीटमेंट, ये ठीक किया या नहीं किया, इसमें ये क्या करे, तो वो भी आपको एडवाइस करना है, उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और फिर ये 5 to 10 मार्क्स का एथिक्स से रिलेटेड एक पार्ट आता है, जिसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन भी इंक्लूडेड होते हैं, और जनरल एथिक्स जो आप लोगों ने CA इंटर में पढ़ा है वो वाले एलिमेंट्स भी इसका पार्ट होते हैं। बाहर तो और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला जैसे ही फाइनेंस एक्ट अभी अप्रूव होगा, फाइनेंस एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, हमारे वीकली लाइव सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग तो टैक्स के अंदर होता ही है, रेट चेंज होता है तो काफ़ी सारे सवाल चेंज हो जाते हैं, उनकी वर्किंग्स चेंज हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम पोर्शन वो लाइव ही डिलीवर होगा, और वो
रिवाइज्ड ही डिलीवर होगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो सेम हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं है तो वो मैं उसको शायद यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज द मैक्सिमम पोर्शन विल बी डिलीवर्ड लाइव अगेन जैसे ही ये फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो जाता है। कोशिश हमारी ये होती है कि हफ्ते में हम 2 सेशंस रखें, दोनों लाइव ही होते हैं, ठीक है। वीकडेज में भी होता है, एक आज सैटरडे को होता है, एक दूसरे वीक एक अदर वीकडेज में होता है। तो इस तरह से हमारी लाइव क्लासेस चल रही होंगी। और चूंकि मैंने आपको बताया कि अब ये CBE प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये सारा के सारा जा रहा है, तो अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप लोग CBE प्लेटफॉर्म के ऊपर, कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर है ICAP का, उस पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पेपर अप्रोच प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मटेरियल अवेलेबल होगा, लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा होगा। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? सो यूर कुछ बातें मैंने लिख भी दी हैं। अभी जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव होने वाला है, अच्छा ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे ना तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना ड्यूरेशन, अच्छा मैंने अभी बता ही दिया आपको कि लेक्चर्स तो फ्रेश रिकॉर्ड होंगे, फ्रेश डिलीवर होंगे। अभी भी पोर्टल अवेलेबल है, उसमें लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, वो आप लोग बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं उसको। जो चेंजेस आएंगी वो आपको पता चली जाएंगी, और अगर आप लेना चाहें तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो फाइनेंस एक्ट होगा वो दिसंबर 25 और जून 26 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अभी जो फाइनेंस एक्ट आ रहा है, जैसे ही कुछ दिनों में अप्रूव हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई से, आपको पता ही है, तो वो दिसंबर 25 और जून 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा दिसंबर 26 के लिए अटेम्प्ट के लिए प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए अभी क्लास लेना इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर वो बहुत सारी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। तो अगर आपकी दिसंबर या जून 26 की अटेम्प्ट की प्लानिंग है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस। सर इसका मतलब ये जैसे अभी हमने कहा 4 पेपर में टेक्स्ट भी हमने रखा जी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन लेट हुई कुछ भी, तो वो फिर वो अभी टैक्स ना उठाएगा, मतलब उनकी अटेम्प्ट कब बनेगी? जून 26 के बाद बनेगी, दिसंबर 26 बनेगी, तो फिर अभी ना उठाएं, वो ना उठाएं। लेकिन वो ये ऑप्शन है कि इसको, मेरे सवाल यहाँ से इसी निकलता है कि सर अगर वो बोलें कि सर मैं अभी नहीं उठाता, मैं पहले सब पढ़ लेता हूँ और मैं फिर जून 26 में सिर्फ टैक्स की क्लासें बनी रहती हैं, तब उठाऊँ तो तब कोई मसला तो नहीं है। जून 26 में फिर दिसंबर 26 को टैक्स की क्लासें लेना शुरू करें, हाँ तो ले सकता है, कोई मसला नहीं, कोई कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कवरेज इज़ नॉट एन इशू, उसकी आपकी प्रैक्टिस इज़ एन इशू। जो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे टाइम निकाल के उतना अच्छा, तो ये कवरेबल है 6 मंथ्स की अटेम्प्ट के अंदर। इसलिए कोई और सवाल, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पूछनी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे, जो आपका डिसीजन हो, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की से नवाजे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मुझे और अपने सारे टीचर्स को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर, ओवर टू यू। थैंक यू बच्चों फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह देखें सफ़र आसान होगा। फाइनल वैसे लगता है मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि मेंटली आपका मेंटल लेवल ना अगले 3, 4, 5 महीने में बहुत ऊपर होगा। अभी तक आप एक बोलते हैं ना कि छोटे से स्विमिंग पूल में बंद थे, अब आप दरिया में जब गौते लगाएंगे आर्टिकलशिप के, तो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा और नेचुरली दिमाग ग्रो होगा। तो आप यकीन माने, मैं आपको ये बात ये हल्फियन कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो किसी ख़तरनाक सीजन उसमें गया ना, उनको फर्म की लाइफ से पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है। तो आई एम अवेलेबल ऑल्सो आफ्टर क्लास। भी एक सवाल आ गया है, बेटा न्यू पॉलिसी में भी हैंड ऑन कोर्सेज तो हैं ही है ना, तो जो है थोड़ा सा न्यू पॉलिसी की भी मैं आपको छोटी सी अनऑफिशियल अपडेट दे दूँ। जितना मैंने उसमें सुना है कि न्यू पॉलिसी जो ICAP के बाईलॉज में जो चेंज वाली सीन होता है, वो अगले इंशाल्लाह 1 महीने में चीज़ें हो जाएंगी, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी फिर 6 महीने के बाद होती है। तो इस वजह से दिसंबर के अटेम्प्ट उसी में होगी, तो होगा तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना रुक जाए, उसके बाद हैंड ऑन कोर्सेज लें। एल्सा ओसामा क्या कह रहे हैं? 1-1.5 महीने के बाद तो शुरू करते हैं। टैक्स लेना चाहिए सर ने, मुनीर ने मेरे ख्याल में इसका जवाब दे दिया कि टैक्स अभी नहीं लें, ठीक है। हाँ पढ़ाई ठीक है। चलें सर, अपना ख्याल रखिए। कोई और सवाल होता है मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगली जो हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास क्या होगी वो इंशाल्लाह ग्रुप वगैरह में FFR की मैं आपको उसमें बता देंगे। तो हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होगी जल्द। अल्लाह हाफिज़।